रिसेंटली चाइना एक खास मिलिट्री ड्रिल ऑर्गेनाइज कर रहा है ताइवान को एनसर्कल करने के लिए, जिसमें चाइना ये जताने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी ने गलती से भी ताइवान को सेपरेट करने की कोशिश की तो रिजल्ट ये होगा कि चाइना कॉम्बैट यूज करके ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। और इस पूरी एक्टिविटी को नाम दिया गया है जस्टिस मिशन 2025 का। इस बीच एक सवाल जो सबसे जरूरी है कि क्या एट प्रेजेंट ताइवान इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर आप इस पूरी डिबेट को समझो तो सबसे जरूरी जो पार्ट नजर आता है वो ये है कि हमें हिस्ट्री के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। ताइवान का पहले नाम फॉर्मोसा हुआ करता था, ये एक आइलैंड है और 1600 के अराउंड डच और स्पेनिश लोग यहाँ पहुंचते हैं और इसे कॉलोनाइज करते हैं। इससे पहले यहाँ पे इंडिजिनस लोग रहा करते थे। स्पेनिश और डच कॉलोनाइजेशन का एंड 1685 के अंदर होता है, जब चाइना बेस्ड किंग डायनेस्टी इसे फुजियान प्रोविंस के अंदर एसिमिलेट कर लेते हैं और 1885 तक यही स्टेटस रहा। इसके बाद 1885 में एक डिक्लेरेशन सामने आया जिसने ये कहा गया कि ताइवान एक सेपरेट चाइनीज प्रोविंस है, मतलब अभी भी ये चाइनीज अंपायर का हिस्सा माना जाता था। कहानी तब बदली जब 1895 के अंदर जापान हमला कर देता है और इसे जापानीज कॉलोनी बना लेता है, जो स्टेटस 1945 तक एज इट इज रहा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डिबेट चल रही थी, जापान लड़ाई हार चुका था, सरेंडर हो रहे थे और फाइनली जापान ने डिसाइड किया कि वो इस आइलैंड को भी छोड़ देगा और इसको सौंप दिया जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार के हाथों, जिसे कुमिंटेंग पार्टी रन किया करती थी। उस समय चाइना के अंदर भी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई थी, एक तरफ कुमिंटेंग, दूसरी तरफ माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी। और 1949 के अंदर माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी वहां पे जीत जाती है। रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट को मेनलैंड चाइना यानी कि बीजिंग चाइना छोड़ के भागना पड़ता है और वो आके सेटल होते हैं ताइवान के अंदर। चाइना में तो माओ जेडोंग पावर में आ चुके थे, लेकिन इंटरनेशनली अब भी चाइना के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार को मान्यता प्राप्त थी, जिसे 1971 के अंदर एंड कर दिया गया। मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो यूएन हो या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो, चाइना के सक्सेसर के तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि कम्युनिस्ट सरकार प्लेटफॉर्म को ऑक्यूपाई कर लेती है। मतलब इंटरनेशनली अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को लेजिटिमेसी मिल जाती है। आज की डेट की अगर आप बात करोगे तो आपको नजर आएगा कि सिर्फ 12 ही ऐसे देश हैं जो ताइवान की यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार को मान्यता देते हैं, जो बहुत छोटे देश हैं, जैसे बेलीजे, तावुलू आइलैंड। कोई भी बड़ी मेजर पावर, चाहे वो यूएस हो या बाकी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हो, ताइवान को एज अ सेपरेट कंट्री अब भी नहीं मानती है। इसका रीजन है माओ जेडोंग की वन चाइना पॉलिसी, जो आज भी लागू होती है, जिसके अंदर चाइना ने साफ कर दिया था कि अगर आप हमारे साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करके रखना चाहते हो तो आपको चाइना को एक सिंगल एंटिटी मानना पड़ेगा। मतलब ताइवान भी चाइना का ही हिस्सा माना जाएगा। तो ये सभी देश ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक इक्वेशंस को मेंटेन करके तो रखते हैं और वहां के पासपोर्ट को भी रिकॉग्निशन मिलता है। मतलब ताइवान के सिटीजन या नागरिक वो ताइवानीज पासपोर्ट पर इंटरनेशनली ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन जहां बात कंट्री रिकॉग्निशन की आती है, इंटरनेशनली एट प्रेजेंट उनको वो स्टेटस प्राप्त नहीं है। वहीं यूएस, जो ताइवान को एक समय रिकॉग्नाइज करता था, 1979 के अंदर वो भी इस रिकॉग्निशन को डाउनग्रेड कर देता है। रीजन वही कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी के सामने झुकाव। और चाइना अब भी वही ओल्ड स्टैंड लेके चल रहा है कि वो फोर्सफुली अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान को चाइना के साथ एसिमिलेट करेगा, क्योंकि उनका मानना है कि चाइना एक सिंगल कंट्री है। हालांकि वो एक मॉडल प्रपोज करते हैं, वन कंट्री टू सिस्टम, जैसा चाइना ने हांगकांग के केस में कर रखा है कि आपको डेमोक्रेसी रखनी है आप रखिए, आपको कुछ हद तक ऑटोनॉमी भी दी जाएगी। लेकिन ताइवान के अंदर हालात वैसे नहीं है। कुछ ओपिनियन पोल्स ये कहते हैं कि ताइवानीज अपने आप को चाइना से अलग ही देखते हैं और एक तरफ चाइना है जो बार बार यूएन रेजोल्यूशन का नाम देता है, यूएन रेजोल्यूशन 2758, जिसे 1971 के अंदर पास किया गया था, जहां बात सिर्फ ये थी कि इंटरनेशनली ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जहां पे ताइवान रिप्रेजेंटेशन में था, उसकी जगह अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि कम्युनिस्ट चाइना रिप्लेसमेंट में आ जाएगा। लेकिन चाइना इसी रेजोल्यूशन का हवाला देके ये कहता है कि इंटरनेशनली भी ताइवान को चाइना का हिस्सा माना जाता है और ताइवान का खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है।
दूसरी तरफ ताइवान की सरकार कहती है कि ये पूरा आर्गुमेंट एक नॉनसेंस चीज है, मतलब वो अपने आप को एक अलग एंटिटी देखते हैं। तो सवाल अब भी वही है, क्या ताइवान ऑलरेडी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है? तो ताइवान एक ऐसा देश है जहां के लोग अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं, उसकी खुद की मिलिट्री है, पासपोर्ट है, करेंसी है, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनली वीजा मूवमेंट में भी वो एक इंडिपेंडेंस इक्वेशन रखता है, मतलब ताइवान के लोग इंडिपेंडेंटली ग्लोबली ट्रेवल करते हैं। और वहां की सरकार यह क्लेम करती है कि वो एक सोवरेन नेशन है, मतलब चाइना का, यानी कि बीजिंग चाइना का कोई हक नहीं है कि वो ताइवान के इंटरनल मैटर में आवाज उठाए। उनका कहना है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोगों ने या वहां की सरकार ने कभी भी ताइवान को रन नहीं किया है, इसलिए उनका ऐसा क्लेम करना टोटली फॉल्स है। तो अब एक सवाल ये आया, क्या रिपब्लिक ऑफ ताइवान कभी डिक्लेयर हो सकता है? रिपब्लिक ऑफ ताइवान डिक्लेरेशन का मतलब एब्सोल्यूट सेपरेट एंटिटी बन जाना। एट प्रेजेंट ये काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, रेफरेंडम करवाना पड़ेगा। एट प्रेजेंट आप देखिए, दो मेजर पार्टीज वहां पे सरकारें बनाती रही हैं, लेकिन इस अमेंडमेंट को करने के लिए 75% लॉ मेकर्स अपना वोट अगर देंगे तो ही वो अमेंडमेंट पास होगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और दूसरी कुमिंटांग कहीं ना कहीं इक्वल नंबर में सीट्स को ऑक्यूपाई कर रही है। वहीं कुमिंटांग का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो जब नेमिंग की बात आती है तो नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना ही रखेंगे, मतलब रिपब्लिक ऑफ ताइवान बनना या ऐसा नाम आ जाना एट प्रेजेंट तो नजर नहीं आ रहा है। तो ताइवान के राष्ट्रपति ने इंडिपेंडेंस को लेकर क्या कहा जिससे चाइना नाराज हो गया? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने खुलकर ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया था, और उन्होंने यह तक कह दिया था कि ताइवान ऑलरेडी इंडिपेंडेंट कंट्री है, जिसे चाइना ने सेपरेटिस्ट टेंडेंसी का नाम दे दिया था। और तब से लेके अब तक चाइना ड्रिल आफ्टर ड्रिल ये जताने की कोशिश करता है कि जरूरत पड़ी तो मिलिटरीली भी वो ताइवान को चाइना में एसिमिलेट कर सकेगा। सवाल है कि ऐसा करना क्या लीगली पॉसिबल है? तो मैं आपको बता दूं कि 2005 के अंदर चाइना ने एक कानून बनाया था जिसे एंटी सक्सेशन लॉ का नाम दिया गया, और जिसमें कहा गया कि ये लीगल बेस प्रोवाइड करता है जिसके चलते मिलिटरीली भी ताइवान के ऊपर एक्शन किया जा सकता है। मतलब वो खुद रबर स्टैम्प लॉज के थ्रू अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश में लगे रहते हैं।